ओके, हेलो बालक एंड बालिके, नीट क्रैश कोर्स के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। पार्ट 1 हमने कर लिया, तो जहां तक कर लिया उसके आगे इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। एज यूजुअल मेरा नाम है विवेक कुमार, आईजे पुणे ग्रेजुएट, एक्स आकाश फिजिक्स फैकल्टी। थोड़ा सा इंट्रो और बिना कुछ फर्दर बकैती के सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं। ठीक, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम तुम्हारे पास भी बहुत कमी है। सीधा सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर फॉर ईच सरफेस। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे सराउंडिंग के बारे में तो कुछ बोल नहीं रखा है, तो मतलब कुछ नहीं बोल रखा है, मतलब एयर है, सराउंडिंग एयर है, मतलब NS की वैल्यू जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग जो होता है वो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। ठीक, और बाकी वैल्यू दे रखा है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों ही सरफेस का 40 सेंटीमीटर है। जो लेंस होता है वो लेंस कुछ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक, लेट से इसको मैं R1 बोल दे रहा हूँ, इसको R2 बोल दे रहे हैं। ठीक, तो R1 की वैल्यू, R1 के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, मतलब इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन अगर स्टैंडर्ड इधर लिया जाए तो R1 का वैल्यू, R1 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो किधर होगा? इधर होगा। तो R1 की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक, तो R1 यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, तो R1 की वैल्यू क्या होगा? +40 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पे। ठीक, और R2 के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है? इस साइड लाई कर रहा है, तो R2 की वैल्यू हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक, तो R2 की वैल्यू क्या होगी? -40 सेंटीमीटर। ठीक, ये साइन का इसमें बहुत ध्यान देंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस तो 1.5 दे रखा है, तो सिंपल इसकी वैल्यू चेप देंगे इसमें। तो इस फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 की वैल्यू 40 माइनस R2 की वैल्यू -40। ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 2/40। तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 मतलब 1/2, 2/40, 2 कैंसिल, 1/40 इक्वल टू 1/f। तो अब आगे क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/40, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। दोनों को पलट दे, तो इसको दोनों को पलट दे, f की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। जो मेजर पॉइंट है वो साइन कन्वेंशन, साइन का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक, किसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, किसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आगे बोल रहा है, अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज r, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस मतलब एक प्लेन है और एक कन्वेक्स लेंस है, ऐसा है कुछ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, n की वैल्यू दे रखा है कितना? 1.5। ठीक, और जो कर्व सरफेस है उसका रिफ्रैक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस जो कर्व सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r बोल रखा है। जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? किसी भी प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो बेसिकली इन्फिनिटी होता है। ठीक, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसका r वो इन्फिनिटी होगा। ठीक, ठीक है, फॉर्मूला वही 1/f इक्वल टू 1 एन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, उसकी वैल्यू क्या दे रखा है? 1.5, तो 1.5 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 1 हो जाएगा, कुछ नहीं दे रखा है, तो -1, 1/r1, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, तो 1/∞ माइनस 1/r2। अब R2 की वैल्यू, ये R जो दे रखा है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे या नेगेटिव साइन के साथ लेंगे? तो R2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? -r लिखेंगे, क्योंकि R2 ऐसे है तो वो इस साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस साइड ये क्या नेगेटिव साइड है। ठीक, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इधर है तो नेगेटिव साइड है।
नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, -r लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो 1/f क्या हो जाएगा, ये 1.5 - 1 ये हो जाएगा 0.5, 0.5 मतलब 0.5 मतलब 0.5 ही 1/∞ 1/0 हो जाएगा। ये 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1/r हो गया। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/r। तो यहाँ से पलट देंगे दोनों को, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r, ठीक। इसमें से इसको पलटेंगे तो जो फोकल लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल मतलब ये कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक। अगला सवाल, टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 80 सेंटीमीटर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन इज 420 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ अदर लेंस विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि जब लेंस कांटेक्ट में रखा होता है तो 1/f इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर होता है। ये कांटेक्ट मतलब लेंस जब कांटेक्ट में होते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला। अब f इक्विवेलेंट दे रखा है 80 और एक लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो चेप देंगे तो पहले तो दूसरे का फोकल लेंथ हमें मिल जाएगा, तो यहाँ वैल्यू वो पुट कर दें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/80 इक्वल टू 1/20 प्लस 1/f2। तो 1/f2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/80 माइनस 1/20, मतलब इसको मसाले को इधर भेजे तो माइनस में जाएगा और फिर दोनों को पलट दे ऐसे, तो मतलब ये f2 इधर आ जाएगा और ये इधर का जो मसाला है पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। तो अब इसके बाद इसको क्या रहता है, ये 80 1 - 4 -3/80 इक्वल टू 1/f2। तो 1/f2 का वैल्यू यहाँ से कितना आया, -3/80। हमें पावर कैलकुलेट करना है, तो पावर क्या होता है, 1/f इक्वल टू ही पावर होता है, मतलब दूसरे का पावर कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली 1/f का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। लेकिन इसमें हम f की वैल्यू मीटर में पुट करते हैं। जब भी पावर कैलकुलेट करते हैं तो जो पावर का यूनिट डायोप्टर होता है उसमें फोकल लेंथ को हम मीटर में पुट करते हैं। यहाँ पे जो फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस फोकल लेंथ को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1/f2 इक्वल टू, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर नीचे है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या, 1/100 मीटर। तो 1/100, 100 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये मतलब होगा, तो अब जो नीचे यूनिट होगा मतलब इसका मीटर इनवर्स, मीटर टू द पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर टू द पावर -1 था, मतलब 1/f की वैल्यू, ठीक। अब ये जो फोकल लेंथ यहाँ पे हमने मीटर में ले रखा है, तो अब इसको पावर लिख सकते हो, 1/f2 जो हो गया P2 के बराबर होगा, और मीटर इनवर्स को यहाँ पे डायोप्टर लिख सकते हो, और इसको अगर बीच वाले को काट कूट करे तो 0 0 कैंसिल, 2 से 5 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, -15/4 डायोप्टर। तो माइनस इसको अगर पॉइंट पे लिखो तो हम 3 4 जो 12, 3 37 से 28, 2 25, 4 5 जो 20। सो P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ये इतना ही आएगा। तो P2 की जो वैल्यू होगी वो क्या, -3.75 डायोप्टर, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो फोटो दे रखा है, अब इस फोटो में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। तो बेसिकली इस फोटो को तुम 3 लेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो कि इसके 3 ये लेंस हैं जो कि कॉन्टेक्ट में हैं। तो पहले तो तीनों लेंस का इंडिविजुअल फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे कि क्या होगा। लेट से इसके फोकल लेंथ को f1 बोल देते हैं, दूसरे को f2 और तीसरे को f3 बोल देते हैं, ठीक। मतलब ये f1 f2 और ये f3, ठीक। f1 की वैल्यू क्या, लेंस मेकर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे तो तीनों के लिए सेम। तो लेट से 1/f1 क्या हो जाएगा। अब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कुछ नहीं है, तो मतलब 1 ही लेके चलेंगे इस केस में व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब ये तीनों ही लेंस को अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो एक लेंस ये हो गया है तो इसको तुम पहले सेपरेटली ट्रीट करो, फिर ये दूसरा लेंस हो गया इसको एक सेपरेटली लेंस की तरह ट्रीट करो, और फिर ये तीसरा लेंस हो गया इसको एक सेपरेटली लेंस की तरह ट्रीट करो। तीनों अगर अलग अलग हो तो उनका फोकल लेंथ क्या होगा पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक।
और फिर जब तीनों को मर्ज कर दिया जाए तब इसका फोकल लेंथ क्या होगा वो देखेंगे। तो तीनों को मर्ज कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो पहले तो f1 f2 f3 इंडिविजुअल क्या क्या होगा वो देखते हैं। तो अगर ये लेंस सेपरेटली हवा में कहीं लटका होता तो इसका फोकल लेंथ क्या होता, तो 1/f इक्वल टू n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होगा हर केस में, तो सिंपल n-1 हो जाएगा बाई 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो अगर यही फॉर्मूला मतलब ये तो जनरल फार्मूला हो गया 1/f का। अब इसको फर्स्ट वाले में लगाएं, मतलब 1/f1 कैलकुलेट करें, तो f1 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है यहाँ पे 1.6, तो 1.6 माइनस 1 इंटू 1/r1। r1 प्लेन सरफेस है तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, तो r1 की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी डाल देंगे, माइनस 1/r2। r2 ये वाला है, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा, मतलब कर्व जिधर होता है उधर लाई करता है, ये किसी बड़े स्पेयर का पार्ट होगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा, तो ये हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। अब इसका क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 की वैल्यू क्या है, r1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 20, तो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे 20 यहाँ पे। ठीक, तो 1/f1 की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.6 और ये बन जाएगा 1/∞ 0 और ये -20, तो इसको लिख सकते हो -0.6/20, ये आंसर हो जाएगा इसका। 1/f1 का वैल्यू ये हो गया, सिंपल इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, 1/f1 का, वैसे ही अगर 1/f2 का वैल्यू कैलकुलेट करें, 1/f2 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो f2 ये हुआ, तो इसका क्या अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका बीच वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है, यहाँ पे दे रखा है, तो 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1, r1 इधर लाई कर रहा है पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे तो 20, 1/20 माइनस r2 किधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो -20, माइनस लोगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे अब इसको कैंसिल मतलब कैलकुलेट करें तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 और ये 1/20 प्लस 1/20 2/20, तो इंटू 2/20 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1/20, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1/20 सिंपल। ठीक, तीसरा देखते हैं, अगर तीसरा कैलकुलेट करें 1/f3, 1/f3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले मीडियम का क्या है, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है दे रखा है, सेम ही होगा, ये n2 वाला ही मीडियम होगा, तो 1.6 ही होगा, तो 1.6 माइनस 1 इंटू 1/r1, r1 मतलब फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये इस साइड लाई कर रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, तो r2 की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, -20 मतलब r1 ही होगा, मतलब ये फर्स्ट कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। दूसरे वाले का इन्फिनिटी हो जाएगा, तो -1/∞, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6 और ये -20, तो -20 और ये 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो ये ख़त्म ही हो गया। तो f3 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। सिंपल तीनों हमने कैलकुलेट कर दिया है, वैल्यू पुट कर देते हैं। f1 की वैल्यू क्या 0.6/20 माइनस साइन के साथ, प्लस 1/f2 की वैल्यू क्या 1/20 प्लस f3 की वैल्यू क्या माइनस अगेन -0.6/20। तीनों को जोड़ेंगे तो ये 0.6/20 0.6/20 दोनों माइनस साइन के साथ है, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -1.2/20 हो जाएगा। ठीक, मतलब ये दोनों ऐड करें तो, और ये प्लस साइन के साथ है 1/20, तो 1/20 प्लस साइन के साथ इधर ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा नीचे 20 और 1 माइनस 1.2, तो -0.2 हो जाएगा ये। ठीक, ये हो गया 1/f इक्विवेलेंट, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 2 से ये 5, तो हो जाएगा -1/100। ठीक, ये हो गया 1/f इक्विवेलेंट इजकल टू -1/100, दोनों को पलट देंगे तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। ठीक, तो बस मतलब यहाँ पे मैं अगर नहीं दिख रहा हो तो f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा -100, बेसिकली -100 सेंटीमीटर। 1/f इक्विवेलेंट -1/100, दोनों को पलटेंगे तो
एफ -100 के बराबर, -100 मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक था कि मतलब इंडिविजुअल फोकल लेंथ पहले कैलकुलेट करें और फिर उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करें। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सवाल के सिलसिला में। अगला सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड डाइवर्जेंट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस किसको बोलते हैं? कनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। कनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं इसको। ठीक, इज m टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है m टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को वैल्यू मान लेते हैं कि f0। ठीक, तो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो f0 मान लेते हैं। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? m टाइम्स ऑफ f0। अब u की वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, तो वो हम नेगेटिव साइन बरकरार रखेंगे यहाँ पे। अब ये जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ इधर लाई करता है, तो फोकल लेंथ इसका हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। ठीक, ये भी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन के साथ, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे जो f लेंगे वो -f0 लेंगे। ठीक, पूछ कह रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पर हमें यहाँ पे क्या पता है? f और u पता है। f और u पता है, तो f और u के टर्म्स में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस के लिए वो होता है f/f + u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस के लिए। ठीक, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। f की वैल्यू क्या? -f0, तो यहाँ डाल देंगे -f0 बाई f की वैल्यू -f0, u की वैल्यू -mf0। ठीक, -f0 और नीचे से भी -f0 अगर खोपचे में ले तो 1 + m बच जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, f0 कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन जो होगा 1/1 + m। अब ये m और m सेम हो रहा है, मैग्निफिकेशन यहाँ पे m डैश बोल देते हैं कि ये क्या है? ये मैग्निफिकेशन है, और ये जो m है वो ये m एक नंबर है जो कि दे रखा है। तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? 1/1 + m के बराबर होगा। 1/1 + m मतलब फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल, इन द गिवन फिगर एन ऑब्जर्वर इन एयर सी द बॉटम ऑफ द बीकर फिल्ड विथ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिग दिस अप टू अ हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर तक मतलब पानी भरा हुआ है किसी बीकर में, और कोई इंसान जो है नॉट ऐसे देख रहा है, जिस मीडियम से हवा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। व्हाट विल बी द डेप्थ फेल्ट बाय द ऑब्जर्वर। बेसिकली यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला होता है? अपेरेंट डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जर्वर इज देयर। मतलब अपेरेंट डेप्थ जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? ऑब्जर्वर से। तो इस डिवाइड करेंगे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जो भी रियल डेप्थ है ये जिस भी मीडियम का है उस मीडियम का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। ठीक, तो ऐसे इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच का फॉर्मूला। अब यहाँ पे रियल डेप्थ दे रखा है, अपेरेंट डेप्थ पूछ रहा है, तो अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा? रियल डेप्थ की वैल्यू 40 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यहाँ पे वाटर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दे रखा है 4/3 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली तो वो क्या है? 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो बस ये कैलकुलेट कर लेंगे। 40/4 इंटू 3 ये 10 हो जाएगा। 10 इंटू 3 30 सेंटीमीटर। तो जो अपेरेंट डेप्थ होगा वो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। मतलब थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल मतलब ये कंप्लीट हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस सवाल के सिलसिला में। अगला सवाल बोल रहा है अ लेंस इज कट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ऐसे काट दिया गया एंड द टू पार्ट ऑफ द लेंस आर प्लेस्ड साइड वे एज सोन इन द फोटो। अब ऐसे रख दिया गया, ठीक है। देन द न्यू फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है। जो 1/f का लेंस मेकर्स फॉर्मूला में 1/f का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इस फॉर्मूले में देखो, अगर हम लेंस को ऐसे काट दें
तो क्या इस फॉर्मूले में कोई चीज़ है जो कि चेंज होगा? मतलब इस चीज़ को काट दे और आधा पार्ट लें, ये आधा पार्ट लिया हमने। अब ये इस पार्ट का फोकल लेंथ की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस तो अभी भी वही रहेगा जो पहले था। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा जो पहले था, हवा था पहले बाहर, अभी भी हवा ही है। R1 अभी भी इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 ही होगा अभी भी, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो अभी भी R2 ही होगा। मतलब बीच से काटते तब रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता इस सरफेस का, लेकिन ऐसे काटे हो तो अभी भी इसका भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा जो पूरे का था, इसका भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा जो पूरे का था। तो पहले अगर लेट से इसका फोकल लेंथ f था, पहले इसका अगर फोकल लेंथ f था तो इंडिविजुअल फोकल लेंथ अभी भी इन दोनों का f ही रहेगा। फोकल इंडिविजुअल फोकल लेंथ नहीं चेंज होगा बीच से काटने से, ऐसे काटने से। तो मतलब अकेले अकेले फोकल लेंथ जो होगा अभी भी f ही होगा। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्विवेलेंट इजकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 की वैल्यू भी f है, f2 की वैल्यू भी f है, तो 1/f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2/f। तो मतलब पलट दे दोनों को तो f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? f/2 हो जाएगा। तो मतलब अब जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, पहले फोकल लेंथ f था, अब क्या हो गया? f/2। मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होगा वो आधा हो जाएगा, बिकम्स हाफ। हाफ मतलब थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल मतलब कंप्लीट हुआ। ओके, सवाल चमक रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, आई होप। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवालों के सिलसिला में। अगला सवाल बोल रहा है, अ लेंस बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस इन एयर एंड डाइवर्जिंग लेंस इन वाटर। दोनों जगह दो तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो 1/f इजकल टू, पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव मटेरियल इज क्या होगा? ओके, मतलब पहले तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1/f/R1 माइनस 1/R2। ठीक, अब ये देखो फोकल लेंथ जो है एयर में कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। कन्वर्जिंग लेंस का जो पावर होता है वो क्या होता है, या फिर फोकस जो होता है क्या पॉजिटिव होता है। मतलब f की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है कन्वर्जिंग के लिए। एक मिनट भैया, इतना जूम काहे हो गए? पॉजिटिव होता है कन्वर्जिंग के लिए, और f की वैल्यू नेगेटिव होता है डाइवर्जिंग के लिए। ठीक, ये हमने थियरी वाले वीडियो में भी देखा था। कोई भी कन्वर्जिंग चीज़ है उसका जो फोकस f होता है वो पॉजिटिव होता है, कोई भी डाइवर्जिंग चीज़ है उसका f जो होता है नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे ये हवा में कन्वर्जिंग था, पानी में गया तो डाइवर्जिंग हो गया। मतलब हवा में उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव था, पानी में गया तो फोकल लेंथ क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक, मतलब अब हवा में या फिर पानी में इसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगा। ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R1 R2 की वैल्यू होगी वो तो सेम ही रहेगी, वो हवा में रहे चाहे पानी में रहे। वैल्यू जो चेंज होगा ये, इसमें हवा में रहेगा तो NS की वैल्यू 1 होगी, और पानी में गया तो NS की वैल्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा। अब हवा में तो वैल्यू पॉजिटिव है, पानी में गया तो वैल्यू नेगेटिव हो गया, पानी में गया वैल्यू नेगेटिव हो गया। मतलब पानी में अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर -1, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई बेसिकली। ये वाला जो मसाला है ये मसाला नेगेटिव हो गया बेसिकली। ठीक, अब ये मसाला नेगेटिव हो गया मतलब क्या? NL/NW इज लेस देन 1। तो NL मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इससे ये पता मतलब बोल सकते हो कि मतलब लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर से वो कम है, तभी जा करके उसको पानी में जब डुबा रहे हो तो वो नेगेटिव हो जा रहा है। ये मटेरियल नेगेटिव हो जाए, ये कम है, ये 1 से कम हो जा रहा है, 1 से कम हो जा रहा है तो ये चीज़ नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा। मतलब 1 से तो कम हो नहीं सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n क्या होता है? C/V।
वी की वैल्यू सी से तो ज़्यादा होगी नहीं, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है 1 होता है। और ये लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वाटर से कम होगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.3, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है वो लेस देन 1.3 है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस होगा लेस देन 1.3 बट ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू और ग्रेटर देन यूनिटी होगा, ठीक, क्योंकि स्टैंडर्ड 1 से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा ही होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जो होगा बिटवीन यूनिटी एंड 1.33, तो यहाँ पे 1.3 रहेगा, ठीक है 1.33, तो 1 या 1 से 1.33 के बीच में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होगा, ऐसा बोल सकते हो। समझ में आया, ठीक। एक बात काफ़ी स्टैंडर्ड सा भी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर किसी लेंस को किसी मीडियम में डालें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे भी ज़्यादा है तो वो उल्टा बिहेव करने लगेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो उल्टा बिहेव करने लगता है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। उल्टा बिहेव करने लगता है, मतलब कन्वर्जिंग जो होता है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग जो है कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करने लगता है। अगर उसको हम किसी ऐसे मीडियम में घुसेड़ दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज़्यादा है। चमक रहा है, ये समझ में आ रहा है, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी जोश और उमंग के साथ। अगला बोल रहा है A convex lens of focal length f is cut into 2 part along dotted line as shown in the photo। ऐसे काट दे रहे हैं इसको। अब काटा काटी वाला सवाल इसमें बहुत आता है, तो मतलब काटा काटी वाला सवाल इसीलिए लेके रखें कि मतलब इसे प्रैक्टिस हो जाए। द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। पूरा का पूरा कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f है और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम सेम ले लेते हैं, लेट से r और r ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको बीच से अगर काट दिया गया तो पहले अगर जो f था, पहले फोकल लेंथ क्या था, बोल रहा है कि जब लेंस ऐसे था पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था तब फोकल लेंथ f था, तो उसका अगर हम फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा 1/f इजकल टू n-1, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर मान के चल रहे हैं, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब r1 की वैल्यू r2 की वैल्यू क्या होगा, r1 जो होगा वो r के बराबर होगा, r2 जो होगा वो माइनस r के बराबर होगा, ठीक। r2 जो होगा वो इधर होगा तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, r1 जो है इधर है तो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो 1/f होगा वो क्या हो जाएगा n-1 इंटू 1/r1 की वैल्यू 1/r माइनस r2 की वैल्यू माइनस r हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2/r हो जाएगा, तो 1/f इजकल टू क्या हो गया n-1 इंटू 2/r हो गया, ठीक। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको ऐसे ही खोपचे में रखते हैं। अच्छा, अब बोल रहा है कि इसको काट दिया गया, इसे काट दिया गया तो अब लेंस जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, आधा अधछेरिया, मतलब ऐसे आधा आधा हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ये लेंस, ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगा। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या इन्फिनिटी, इसमें इसका इन्फिनिटी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो जाएगा। मतलब फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट मतलब कोई भी एक पार्ट ले लो, लेट से इस पार्ट को ले लेते हैं, तो इसका अगर हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करें तो कितना होगा इसका फोकल लेंथ 1/f इजकल टू n-1, n तो अभी भी n ही रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अभी भी n ही रहेगा, इंटू 1/r1। r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कर्व सरफेस, तो r1, ये r पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब r1 की वैल्यू प्लस r के साथ लेंगे, तो 1/r1 क्या हो जाएगा प्लस r माइनस 1/r2। r2 क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो गया, तो 1/∞, ये वैल्यू 1/f, लेट से इसको f डैश बोल देते हैं क्योंकि ये फोकल लेंथ अलग है, इसका जो फोकल लेंथ है f डैश बोल देते हैं क्योंकि f हमने ऑलरेडी पूरे का फोकल लेंथ ले रखा है। तो 1/f डैश जो होगा क्या n-1 इंटू 1/r के बराबर होगा, ठीक। तो f डैश और f में क्या रिश्ता है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है, f डैश की वैल्यू f के टर्म्स में कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो दोनों को डिवाइड कर दो डायरेक्ट, या फिर तुम अगर सिंपल एक्सप्रेशन देखो तो एक्सप्रेशन से भी क्लियर हो जाएगा कि मतलब इसमें अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये वाला जो मसाला है वो मसाला जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 1/f के बराबर हो जाएगा। तो 1 जो f डैश है वो f डैश है 1/f इंटू 1/2, ये जो 2 है वो आएगा। दोनों को पलट देंगे तो f डैश जो होगा वो 2f के बराबर होगा,
एफ डैश की वैल्यू क्या होगी 2f, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये सही सवाल हुआ, सही जवाब हुआ, सवाल नहीं। सवाल चमक रहा है, सवाल समझ में आ रहा है। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। आगे बढ़ते हैं सवालों के सिलसिला में। अब ये है पीवाई क्यूज, ठीक, 2022 का बोल रहा है अ बाई कन्वेक्स लेंस हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 मीटर ईच। ओके, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5 देन द पावर ऑफ द लेंस विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना। बाई कन्वेक्स लेंस, ऐसा मतलब कन्वेक्स लेंस है, रेडियाई ऑफ ईच कर्वे, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर की वैल्यू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू 1.5 दे रखा है। हमसे पावर पूछा जा रहा है। पावर के लिए पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/f इजकल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे सराउंडिंग का कुछ दे नहीं रखा तो एयर मान के चलेंगे, तो इसलिए यहाँ सिंपल n-1 मैंने ले लिया। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। ठीक, तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1। r1 क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे 20, 1/20 माइनस 1/r2। r2 का इधर होगा तो वो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो -20। तो 1/f जो होगा वो 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू 2/20। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 2/20 मतलब 1/10। तो ये हो जाएगा 1/20। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है, बेसिकली हमें 1/f की वैल्यू ही कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करना है। पर पावर कैलकुलेट करने के लिए फोकल लेंथ को हम मीटर में रखते हैं। ये जो f है यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, मतलब नीचे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर इजकल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1/100 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर नीचे है, तो नीचे है तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, तो 100 ऊपर चला जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो 1/f को अब तुम यहाँ पे p लिख सकते हो पावर, और ये मीटर में हमने ले रखा है यहाँ पे, तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा डायोप्टर। ठीक, तो पावर जो होगा वो 5 डायोप्टर हो जाएगा। प्लस साइन के साथ आ रहा है, कुछ नहीं है तो प्लस साइन, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ ग्लास रॉड हैविंग स्पेरिकल एंड। मतलब एक ग्लास रॉड है, उसका एक एंड जो है स्पेरिकल है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ये जो सरफेस स्पेरिकल है उसका कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ पे बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। तो इसमें कौन सा रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस का। n2 मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये एयर और दूसरा मीडियम ये हो गया। n2 मतलब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, n1 मतलब हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.5 पुट करते हैं वैल्यू 1.5/v। v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कि इमेज कहाँ पे होगा। n1 मतलब यहाँ पे हवा हो गया, तो हवा की वैल्यू हवा का रेडियस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे u 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं तो -15 सेंटीमीटर इजकल टू n2 मतलब 1.5 माइनस n1/r। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब कर्व सरफेस ऐसा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, इधर पॉजिटिव साइन। वैल्यू कितना है 30, तो 30 पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.5/v माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 1/15 इज इक्वल टू 0.5/30। ठीक, 0.5 मतलब क्या 1/2 इसको लिख सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1.5/v इजकल टू ये बन जाएगा 1/60 और ये माइनस में जाएगा तो 1/60 माइनस 1/15 ये क्या हो जाएगा 60, 1 माइनस 15 4 जा तो -3/60 हो जाएगा। -3/60 मतलब -1/20 बन जाएगा ये। ठीक,
तो 1.5 बाई वी इजकल टू -1/20, काट कूट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, v इजकल टू -1.5 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 टू जा 30, तो -30 हो जाएगा। मतलब जो डेसिमल है वो इस जी के साथ खत्म, 15 दूना क्या 30, तो v की वैल्यू -30 हो जाएगा। ठीक, माइनस आ रहा है मतलब नेगेटिव साइड, मतलब इस साइड इमेज बनेगा। ठीक, और कितना डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर लेफ्ट जो इमेज बनेगा वो क्या लेफ्ट में इधर बनेगा 30 सेंटीमीटर पे। ठीक, तो मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है -30, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट placed 10 centimeter in front of lens has an image 20 centimeter behind the lens. Okay, what is the power of the lens in diopter? ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है और इमेज बोल रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा हम नेगेटिव साइन के साथ ही लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हैज एन इमेज बिहाइंड द लेंस, लेंस के दूसरे साइड इधर इमेज बन रहा है, तो इधर इमेज बन रहा है तो v की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, तो v की वैल्यू +20 सेंटीमीटर लेंगे। हमसे पावर पूछा जा रहा है तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या पहले लेंस फार्मूला बेसिकली अप्लाई कर देंगे, लेंस मेकर्स फार्मूला नहीं, लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे 1/v मतलब 1/20 माइनस 1/u, u की वैल्यू -10, ये क्या हो जाएगा 1/20 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 20, 1 + 2 3/20, तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/f 3/20। अब यहाँ पे जो f है वो सेंटीमीटर में है। ठीक, पावर अगर हमें डायोप्टर में कैलकुलेट करना है तो फोकल लेंथ को हम क्या मीटर में पुट करेंगे, तो फोकल मतलब पावर का फॉर्मूला 1/f ही होता है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, जस्ट यहाँ पे जो f सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है बेसिकली, तो 1 सेंटीमीटर इजकल टू कितना 1/100 मीटर, तो 1/100 ऊपर चला जाएगा, तो अब ये फोकल लेंथ मीटर में हो गया। और यहाँ पे 1/f को तुम p लिख सकते हो पावर, तो 1/fp बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 × 100, यहीं पे काट कुट कर देते हैं, 20 से ये 5 टाइम्स में 5 3 जो 15 डायोप्टर, तो जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा 15 डायोप्टर, मतलब +15, और प्लस साइन के साथ आ रहा है तो प्लस साइन के साथ यहाँ डालेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2 thin lens of power this and this are placed in contact with each other. 2 thin lens को ऐसे कॉन्टेक्ट में रखा गया है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो पावर दे रखा है तो मतलब 1/f1 और 1/f2 की वैल्यू दे रखा है, बेसिकली p1 और p2 दे रखा है। तो पहले तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या था, p इक्विवेलेंट इजकल टू p1 + p2, अगर थिन लेंस कॉन्टेक्ट में रखे हो तो p इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, p1 की वैल्यू +5 प्लस p2 की वैल्यू -2, तो +5 -2 कितना हो जाएगा +3 डायोप्टर, तो जो इक्विवेलेंट पावर है वो +3 डायोप्टर हो जाएगा। फोकल लेंथ पूछ रहा है तो p इक्विवेलेंट को 1/f इक्विवेलेंट लिख सकते हो इजकल टू 3, पलट दोगे तो f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे फोकल लेंथ मीटर में होता है। ठीक, पावर जब डायोप्टर में दिया होता है तो फोकल लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा वो मीटर में होता है, तो इतना मीटर हो जाएगा, तो 1/3 को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 33.33 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो f इक्विवेलेंट जो होगा वो 33.33 सेंटीमीटर। ठीक, या फिर 0.33 मीटर भी बोल सकते हो, 1/3 को डायरेक्ट लिखे तो 0.33 मीटर या फिर 33.333 सेंटीमीटर ऐसे आते जाएगा। ठीक, ठीक है, तो अब देखें, अब पावर जो है देखो, पहले तो पॉजिटिव आ रहा है, पावर पॉजिटिव आ रहा है मतलब लेंस कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, तो लेंस तो पहले कन्वेक्स होगा। ठीक, फोकल लेंथ क्या होगा 0.3 मीटर या 33, यहाँ मीटर में दे रखा है तो 0.3 मीटर, कन्वेक्स लेंस 3 मीटर नहीं, कन्वेक्स लेंस 0.33 मीटर, ये वाला सही है।
यानी कि जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कन्वेक्स क्यों? क्योंकि एफ जो है अपना नेट इक्विवेलेंट पावर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब इक्विवेलेंट वो कैसा बिहेव करेगा? कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ बेसिकली। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल PYQ है 2023 का ही। टू थिन लेंस ऑफ द सेम फोकल लेंथ f बट वन इज कन्वेक्स एंड अदर इज कनकेव। ओके, when they are placed in contact with each other the equivalent focal length of the combination will be क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। टू थिन लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ, सेम फोकल लेंथ मतलब एक कनकेवेक्स फोकल लेंथ एफ नॉट बोल देते हैं, कनकेव उसका फोकल लेंथ एफ नॉट बोल देते हैं। तो जब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो 1/f इक्विवेलेंट होता है वो क्या 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर होता है। 1/f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेट्स से इसको f1 की वैल्यू प्लस एफ नॉट के साथ लेंगे क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे तो प्लस एफ नॉट, प्लस 1/f2, f2 की वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो माइनस एफ नॉट। ठीक, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 1/f इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/f नॉट माइनस 1/f नॉट, तो ये जीरो हो जाएगा। तो पलट देंगे तो f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/0, 1/0 मतलब क्या? इन्फिनिटी। ठीक, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इन्फिनिटी मतलब वो ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा। ग्लास स्लैब का जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, तो मतलब ऐसा काम करेगा। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक मिनट पानी पी लिया है, बोल बोल के गला सूख गया है। सवाल आई होप कि समझ में आ रहा है। ठीक, ठीक है, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अगला सवाल आगे बोल रहा है फाइंड आउट पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। फोटो कुछ दे रखा है, इसमें पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज बताना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है। ठीक है, तो क्या किया जाए नेचर बताने के लिए, और ये भी दे रखा है कि बिहाइंड द लेंस कहाँ पे इमेज बन रहा है, तो वी वैल्यू भी कैलकुलेट करना होगा। तो लेट्स से पहले वी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए क्या थिन लेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। तो यहाँ से अपने को 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/f प्लस 1/u के बराबर हो जाएगा। इसको उधर चेप दे तो यहाँ से क्या होगा? 1/v इजकल टू 1/f, f की वैल्यू कितना? +20 प्लस 1/u की वैल्यू कितना हो जाएगा? -30। तो ये क्या होगा? 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/30। इसको कैलकुलेट करते कितना हो जाएगा? 63 माइनस 2। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू क्या होगा? 3 माइनस 2 1/60। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों को पलट दें तो 60 सेंटीमीटर v की वैल्यू हो गई। v मतलब इमेज डिस्टेंस जो हुआ वो 60 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या? इस साइड इमेज मतलब बनेगा, तो बिहाइंड द लेंस बनेगा पहले, तो 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। तो अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन यहीं से रिजेक्ट हो गया, पर नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन दे रखा है, तो ऐसे नहीं। तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, 16 सेंटीमीटर फ्रंट, 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, दो ऑप्शन तो रिजेक्ट है। अब ये तो एक सही है, बाकी का देख लेते हैं। तो बाकी का देखने के लिए ये सब मैग्नीफिकेशन बेसिकली कैलकुलेट कर लो, उससे पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इजकल टू बहुत सारे फॉर्मूले, यहाँ पर सिंपल हम -v/u वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है? -v/u, सिंपल वही डाल देते हैं। तो -v की वैल्यू कितना? 60, u की वैल्यू कितना? -30, माइनस माइनस प्लस ये 2। अब मैग्नीफिकेशन देखोगे यहाँ पे तो ओके एक मिनट, मैग्नीफिकेशन -v/u होता है या +v/u होता है? यहाँ पे +v/u होता है। -v/u मिरर के केस में होता है, लेंस के केस में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो +v/u होता है, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ये
नहीं आएगा तो माइनस साइन रहेगा यहाँ एज इट इज़, तो ये -2 हो जाएगा मैग्नीफिकेशन। बेसिकली मैग्नीफिकेशन -2 का। अब इससे तुम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। पहले तो ये नेगेटिव है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, मतलब इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक। मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 है। मैग्नीट्यूड कितना है, 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, मतलब मैग्नीफाइड, MAGNIFIED, मैग्नीफाइड, ठीक, ये बनेगा। तो ये सारी चीज़ें बता सकते हो। और ये इससे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव आया है तो बिहाइंड द लेंस। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज जो होता है वो रियल ही होता है, तो इन्वर्टेड है तो रियल होगा, ये भी सही बात है। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है तो ठीक है, जो जितना भी बात बोल रखा है वो सत्य बात है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो सवाल मतलब ये कंप्लीट हुआ। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अब आगे प्रिज्म से सवाल शुरू होगा, देखते हैं क्या है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ ए प्रिज्म इमर्ज फ्रॉम द अदर फेस नॉर्मली। अच्छा, मतलब सवाल क्या बोल रहे हैं कि एक प्रिज्म है जिसका ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक, ऐसे कि वो इमर्ज नॉर्मली, मतलब इस सरफेस पे वो परपेंडिकुलर पड़ रहा है। इसको फोटो में बना था ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे परपेंडिकुलर, इमर्ज नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर ही ऐसे ऐसे इमर्ज कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। इफ़ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 5 डिग्री, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म थीटा की वैल्यू दे रखा है 5 डिग्री, एंड द प्रिज्म मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी व्हाट। और एन की वैल्यू भी दे रखा है 1.5, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ पे नॉर्मल डालोगे तो ये जो थीटा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। यहाँ पे सवाल चमका, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस की अगर बात की जाए तो वो कितना होगा, यहाँ पे अगर तुम नॉर्मल डालोगे और लाइट भी उधर से वैसे नॉर्मली ही निकल रहा है, नॉर्मल डालोगे तो वैसे ही नॉर्मल आएगा, तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है, मतलब ई की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है, ठीक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 5, द एंगल ऑफ प्रिज्म 5 डिग्री है, तो मतलब इसको थिन प्रिज्म तुम मान सकते हो, ठीक, ओके, ठीक है। थिन प्रिज्म में अगर डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट किया जाए तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I + E - A। ये जो फॉर्मूला होता है ये हर प्रिज्म के लिए वैलिड होता है, डेविएशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी डेविएशन हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेविएशन कितना हो जाएगा, I की वैल्यू नहीं पता है, E की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू 5 डिग्री है, ठीक, तो इसको डिग्री में ही रखते हैं, 5 डिग्री है, तो डेविएशन कितना हो जाएगा, I - 5 डिग्री, ठीक। अच्छा, थिन प्रिज्म के केस में अगर हमें डेविएशन कैलकुलेट करना है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, डेविएशन का फार्मूला A × μ-1 और n-1, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थिन प्रिज्म के केस में डेविएशन का फार्मूला ये भी होता है। तो अगर इस फार्मूला का यूज करके यहाँ पे डेविएशन कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 5 डिग्री, n की वैल्यू 1.5 - 1, तो ये 5 × 0.5 हो जाएगा। ये डेविएशन आया। ये डेविएशन और ये डेविएशन दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग फार्मूला है पर दोनों तो डेविएशन का ही फार्मूला है, तो दोनों फार्मूला सेम आंसर देगा, तो दोनों डेविएशन का सेम आंसर देगा। दोनों को इक्वेट करें, I - 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 × 0.5, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 0.5 कितना हो जाएगा, 2.5, और ये जाएगा तो प्लस में, तो 5 + 2.5 कितना हो जाएगा, 7.5 डिग्री। सब कुछ डिग्री में ही है यहाँ पे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 7.5 डिग्री हो जाएगा। 7.5 डिग्री मतलब ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मतलब यहाँ पे डेविएशन का यूज करके मतलब सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोल रहा है द डेविएशन बाय प्रिज्म इज लोएस्ट फॉर व्हाट। डेविएशन का फॉर्मूला क्या, लेट्स से थिन प्रिज्म का केस ले, कोई भी ले सकते हो। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या, A × n-1, ठीक। अब डेविएशन को मिनिमम करना है तो क्या मिनिमम होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A + B/λ² + C/λ⁴ ऐसे जाते जाता है।
मतलब लैम्डा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो कॉची रिलेशन करके इसको बोलते हैं, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेविएशन लोएस्ट होना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना पड़ेगा। कम होने के लिए वेवलेंथ ज़्यादा होना पड़ेगा। वेवलेंथ ज़्यादा किसका होता है? रेड कलर का। विबग्योर में आर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम, ठीक। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। सवाल चमका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इफ वन फेस ऑफ द प्रिज्म इज सिल्वर्ड हैविंग प्रिज्म एंगल 30 डिग्री एंड म्यू इज √2, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द इंसिडेंट रे रीट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, दे रखा है कि एक फेस जो प्रिज्म का है वो सिल्वर कर दिया गया और प्रिज्म एंगल यहाँ पे दे रखा है कि 30 डिग्री है, ठीक। तो लेट्स से ये प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो ये मतलब थिन प्रिज्म तो नहीं बोलेंगे इसको, ठीक। एक मिनट, थोड़ा आया, थिन प्रिज्म तो इसको नहीं बोलेंगे, ठीक। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट इंसिडेंट रे रीट्रेस इट्स पाथ। तो मतलब सिचुएशन क्या होना चाहिए, ये लेट से एक सिल्वर कर दिया गया, इधर से रंग दिया गया ऐसे कि मतलब ये जो है शीशा की तरह काम करेगा ये वाला फेस, ठीक। अब बोला क्या इंसिडेंट रे होना चाहिए, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, ये आई की वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये जो इंसिडेंट रे है वो अपना पाथ रिट्रेस करे मतलब क्या, इस पे वो नॉर्मली फॉल हो। अगर वो नॉर्मली पड़ेगा इधर से जाके इस पे 90 डिग्री पे पड़ेगा तो मिरर जो होता है 90 डिग्री के रे को एकदम वापस उधर ही धकेल देगा। मतलब कोई भी मिरर पे अगर 90 डिग्री पे कोई एंगल मतलब इंसिडेंट रहा है तो वापस उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा। तो इस पे पड़ रहा है तो इस पे ये मिरर की तरह है, तो इस पे 90 डिग्री पे अगर पड़े तो वापस इसको ऐसे ही धकेल देगा, तो जो इंसिडेंट रे होगा अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। तो ये सिचुएशन कुछ होना चाहिए, ठीक। ठीक है, कि मतलब इधर से ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है ऐसे ही, ठीक। तो आई की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। म्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है √2, म्यू की वैल्यू दे रखा है √2, ठीक है। अब कुछ ज्योमेट्री का जरा खेल देखें, अगर इसमें तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का तीनों सम मतलब देखा जाए तो ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है वो 60 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये नॉर्मल है, ये दोनों 90 डिग्री है, ये 60 है तो ये वाला 30 होगा। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब इस सरफेस पे देखा जाए तो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। तो इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, n1 sin i = n2 sin r, ठीक। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो n1 मतलब हवा है उधर, तो 1 × sin i = n2 मतलब μ2, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, इंटू साइन r, r की वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो मतलब यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा sin i = √2 × sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 1/√2। तो sin i की वैल्यू √2, तो i कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए 45 डिग्री, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक। सवाल चमक रहा है, आई होप, ठीक। ऐसे ही चमकते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म ऑफ एंगल दिस इज दिस। अच्छा, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज π/3 एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन Δm इज π/6, ऐसा दे रखा है। मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म ऑफ एंगल दिस इज दिस, तो ये डेविएशन है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी इन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इफ द वेलोसिटी इन वैक्यूम इज दिस। ओके, मतलब पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से हम बता सकते हैं कि मतलब उसके अंदर स्पीड कितना होगा, प्रिज्म के अंदर लाइट का स्पीड कितना होगा। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म के लिए,
साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये थिन प्रिज्म के लिए, जनरल प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू दिस। ठीक, डेल्टा एम यहाँ पे क्या दे रखा है, पाई बाई 6 मतलब कितना 30 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। ठीक, तो डेल्टा एम प्लस ए मतलब दोनों को जोड़ देंगे 60 प्लस 30 90 बाई 2 यानी कि साइन 45। नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2, ए की वैल्यू 60 है तो मतलब साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पर 60 है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 45 मतलब 1/√2, 1/√2 और साइन 30 मतलब कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट मतलब ये रूट इस पे आ जाएगा तो √2 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या, सी बाई वी, यहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही है, इक्वल टू √2। तो v क्या हो जाएगा, c बाई √2, c की वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁸ ठीक, अब √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4, तो इसको डाल देंगे तो 3/1.4, पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा इंटू 10⁸। अब इसको काट कुट करें तो कितना होगा, 2 से करें तो 7 टाइम्स में, 2 से ये 15 टाइम्स में, तो 15/7 हो जाएगा। इसको अगर इधर लिखें मैं v इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 15/7 इंटू 10⁸, 15/7 मतलब 7 2 जा 14, 1 10, तो 7 1 जा 7, 3 30, 7 2 जा मतलब 30, तो 7 3 7 4 जा लिख सकते हो 28 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 2.1214। यहाँ पे अपना 14 आ रहा है, इसमें 12 ही दे रखा है, ठीक है, पर जो क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आ रहा है वो तो यही आ रहा है। और यहाँ पर मेरे को लगता है 1.414 लोगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 1.4 आया है वो 1.2 हो जाएगा, मतलब ठीक, मतलब ज़्यादा डिजिट तक लें, हमने सिर्फ 1.4 लिया है, 1.414 लोगे √2 का वैल्यू और फिर डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से, तो मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो मतलब जो क्लोजेस्ट पॉसिबल है तो अभी भी यही वाला क्लोजेस्ट पॉसिबल है, क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर मैच वही वाला है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कुछ सवाल यहाँ पे मतलब ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब इसमें अगले सवाल में डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो ग्राफ है वो दे रखा है। द कर्व ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन शोन, द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विल बी, क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लास्ट में ही देखा, फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ये हो गया। तो डेल्टा एम और एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए। ठीक, कैसे आएगा तो देखते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली मिनिमम डेविएशन का तो पता है कि 60 डिग्री है, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन कितना है 60 डिग्री, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री वो भी है। ठीक, तो मतलब डेल्टा एम की वैल्यू कितना है 60 डिग्री और आई की वैल्यू कितना है 60 डिग्री। हम जानते हैं कि मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होता है, आई और ई की वैल्यू दोनों सेम होती है। तो अगर आई की वैल्यू 60 डिग्री है तो ई की वैल्यू भी 60 डिग्री होगा मिनिमम डेविएशन के केस में। और हम जानते हैं कि डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए, ये जनरल फार्मूला होता है। तो ये मिनिमम डेविएशन के केस में भी अप्लाई होगा। तो अगर मिनिमम डेविएशन के केस में अप्लाई करें तो डेविएशन 60 डिग्री है, वैल्यू इसमें पुट करें तो डेविएशन 60 डिग्री, आई की वैल्यू कितना 60, ई की वैल्यू यहाँ पे 60 है माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 60 + 60 20 माइनस 60, 20 माइनस 60 कितना हो जाएगा, अगेन ये भी 60 आएगा, सब कुछ 60 में चल रहा है यहाँ पे। तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 आ जाएगा। अब अपने को एंगल ऑफ प्रिज्म मिल गया, मिनिमम डेविएशन मिल गया, इसमें चेप देंगे तो अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म आ जाएगा। इधर खोपचे में चेपते हैं, खोपचे में लेंगे इसको और यहाँ पे साइन डेल्टा एम की वैल्यू 60 + 60 डिवाइडेड बाई 2 बटा साइन 60/2, तो ये हो जाएगा साइन 120/2 मतलब साइन
60 डिग्री और नीचे हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितना, √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल, तो जो n की वैल्यू होगी वो सिंपल √3 के बराबर हो जाएगा। √3 मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल चमका, ये सवाल, इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला PYQ है 2021 का। जरा एक बार खुद से पढ़ना सवाल को, क्या दे रखा है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है, मतलब प्रिज्म का ये दे रखा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो रे ऑफ लाइट है किस एंगल पे इमर्ज करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3, मतलब जो प्रिज्म है जिस ग्लास से मिल के बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो n की वैल्यू यहाँ पे √3 है। ठीक है, अच्छा इसको जरा फोटो को बनाएं, तो यहाँ पे तो जो लाइट है दे रखा है कि नॉर्मली फॉल करा, नॉर्मली फॉल करेगा तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो वैसे का वैसा निकल जाएगा। तो वो लाइट जो है वो एकदम सीधे आएगा इसे और सीधे आके इस पर पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे फिर कुछ मतलब डेविएशन होगा, तो मान लेते हैं कि मतलब वो डेविएट करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो ऐसे जा रहा है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं कि पहले तो ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये 90, ये 30, तो ये हो जाएगा 60, ये 60, तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे मतलब जो बेसिकली ये वाला एंगल होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री मतलब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो हमें एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ क्या होगा, ई की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो क्या कर देंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। n1 साइन आई इजकल टू n2 साइन आर। अपना पहला मीडियम ये है, n1 की वैल्यू √3 हो जाएगी, तो √3 इंटू साइन आई, आई की वैल्यू कितना 30 डिग्री इजकल टू n2, बाहर हवा है, इंटू साइन आर। तो ये क्या हो जाएगा, √3 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इजकल टू साइन आर। तो साइन आर कितना हो जाएगा, √3/2। साइन आर √3/2 मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये सवाल कंप्लीट हुआ। एंगल ऑफ इमर्जेंस हमसे पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट वही मिल गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू क्या, 60 डिग्री। ठीक, तो ये PYQ था। इसमें मतलब रे ऑप्टिक्स में बहुत सारी जगह पे ऐसे मिरर वाले केस या फिर प्रिज्म वाले केस में थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई करना पड़ता है। ज्योमेट्री अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मतलब थोड़ा वो अप्लाई करना ही पड़ता है, मतलब वो अप्लाई करके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल ए। अब ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है, मतलब थिन प्रिज्म है बेसिकली, और इस पर एक लाइट फॉल कर रहा है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहा है आई है। ठीक है, एंड इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट फेस। अच्छा, अब आगे जब ये मतलब ये लाइट फॉल किया, मतलब ठीक यहाँ पे नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल तो कुछ ऐसे होगा। अब ये लाइट यहाँ से इस पर नॉर्मली इमर्ज किया, मतलब इस पर नॉर्मली पड़ रहा है और ऐसे जाके निकल जा रहा है। ठीक, तो ये कुछ डायग्राम होगा। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू। अब ये जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस नियरली इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस की मैं बात करूँ तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा,
इस वाले पे मतलब ये राइट एंगल नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड ही होगा, पर ये नॉर्मली इमर्ज कर रहा है, नॉर्मली इमर्ज कर रहा है, तो यहाँ पे तुम नॉर्मल अगर डालोगे तो नॉर्मल भी ऐसा ही होगा, और एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब इमर्जेंट रे जो है वो भी ऐसे ही है और नॉर्मल भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री है। यानी कि ई की वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है। आई की वैल्यू ये हो गया। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हम एंगल ऑफ डेविएशन से जा सकते हैं। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन का आई प्लस ई माइनस ए। एक तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, और थिन प्रिज्म के केस में जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इंटू एन माइनस वन, या फिर यहाँ पे म्यू बोल रखा है तो म्यू माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है थिन प्रिज्म के केस में। ये थिन प्रिज्म है तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बोल ही रखा है कि स्मॉल एंगल, तो डेविएशन का हम ये भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर ले सकते हैं। और ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि हर जगह वैलिड होता है। ठीक, तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, फिर तो बस कर देते हैं और इसी का यूज करेंगे। आई प्लस ई की वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, माइनस ए इजकल टू ए इंटू म्यू माइनस ए, मतलब पूरा लिखे तो इमरजेंस की वैल्यू 0 डिग्री है। अब यहाँ से करें तो ये क्या हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से सीधे, म्यू इंटू ए या फिर ए इंटू म्यू, जो भी बोल लो, जिससे भी दिल को सुकून मिले। पर दिल को सुकून म्यू इंटू ए बोलने से ही मिल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सवाल चमका, सवाल समझ में आइयो। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ही सवाल बाकी है, 4-5 सवाल और बाकी होंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखोगे, मतलब लगभग 1 घंटा हम क्रॉस कर रहे हैं। पार्ट 2 है, पता है, इसके दूसरे वाला वीडियो तुम देख रहे हो, पर ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मतलब 2 पार्ट में, दोनों पार्ट मतलब 1 घंटा 15-20 मिनट के आसपास हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब इसमें देखते हैं, द टोटल डेविएशन ऑफ द रे फॉर द प्रिज्म प्लेस्ड इन द एयर एज सोन इन द डायग्राम विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो टाइम कितना भी लग जाए, पर सवाल थोड़ा सा समझ के सॉल्व करेंगे तो मतलब ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं समझाने में कोई मतलब कमी नहीं करूँगा कि अरे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है तो थोड़ा शॉर्टकट में बता दो, नहीं। जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जाता है। भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, उसका कोई पॉइंट नहीं है, पर जो भी चीज़ें एक्सप्लेन किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब फोटो दे रखा है, इसमें डेविएशन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मतलब अगर हम रे का देखें तो रे मतलब यहाँ पे कुछ 60 डिग्री पे पड़ रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, 60 डिग्री, 30 डिग्री म्यू दे रखा है। ठीक है, बाहर ये हवा है। ठीक है, तो रे पहले क्या होगा, पहले तो यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होकर इस पर पड़ेगा। ठीक, ऐसे जाएगा। अब यहाँ से इमर्ज करेगा, इमर्ज करके मतलब किधर भी निकल सकता है, लेट से इधर निकल गया। तो पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस कैलकुलेट करना होगा डेविएशन के लिए। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया, ये आई हो गया, यहाँ पे ई कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा इजकल टू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अपने को ए पता है, आई पता है, ई की पता नहीं है, तो वो कैलकुलेट करेंगे। तो ई कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें चाहिए ये वाला एंगल, ये एंगल के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये वाला एंगल। ठीक, तो ठीक है, पहले हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करते हैं। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, उसके लिए क्या है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। अगर ये अप्लाई करें यहाँ पे तो n1 की वैल्यू 1 इंटू साइन आई मतलब साइन 60 इक्वल टू n2 की वैल्यू क्या, √3 इंटू साइन आर। यहाँ पे जो एंगल है लेट से उसको r1 बोल देते हैं, तो r1, ये r1 बोल देते हैं, ये r2 बोल देते हैं। ठीक, तो ये अपना क्या हो जाएगा, साइन r1। तो r1 की वैल्यू क्या है, साइन 60 क्या है, √3/2 इजकल टू √3 इंटू साइन r1। √3 कैंसिल, साइन r1 इजकल टू 1/2, तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। ठीक, अब r2 की वैल्यू क्या होगी वो हम जानते हैं, r1 प्लस r2 जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। तो r1 प्लस r2 क्या होता है, a के बराबर होता है। तो r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a कितना है, 90 माइनस 30, मतलब r2 की वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। ये चमका। अब हमें r2 मिल गया तो एंगल इमरजेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, e। यहाँ पे अगेन स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। एंगल ऑफ इमरजेंस हम बोल देते हैं कि यहाँ पे e है,
अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n1 साइन आई, n1 क्या है √3, तो √3 इंटू साइन 60 इजकल टू n2 1 इंटू साइन आर, आर की वैल्यू क्या है ई, तो दूसरे वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंगल ई, पहले मीडियम में √3 और R2 की वैल्यू 60 डिग्री, ये हो गया। इसको करेंगे तो क्या √3 साइन 60 क्या √3/2 इजकल टू साइन ई, तो साइन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, 3/2 कुछ गड़बड़ लग रहा है। साइन ई की वैल्यू 3/2 मतलब 1.5, मतलब साइन की वैल्यू एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा हो गया मतलब कुछ तो गड़बड़ है, साइन की वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं हो सकता भैया। साइन ई इजकल टू 1.5 यहाँ पे आ रहा है, जो कि मतलब गलत है। अब गलत है मतलब क्या पॉसिबल केस हो सकता है, मतलब ये गलत है मतलब क्या मतलब कि जो हमने फोटो बना रखा है वो गलत है बेसिकली, गलत है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है, लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, वो भी तो हो सकता है। तो लाइट यहाँ पे इमर्ज नहीं कर रहा है, यानी कि जो सिचुएशन हमने देखा ये गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है मतलब लाइट इमर्ज कर ही नहीं रहा है, नहीं इमर्ज कर रहा है मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लाइट यहाँ पे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो लाइट यहाँ पे बेसिकली ऐसे यहाँ पे गया, तो लाइट ऐसे गया तो परपेंडिकुलर नहीं भेजेंगे, ऐसे थोड़ा तिरछा में करके भेज देते हैं या फिर इधर भेज देते हैं, ठीक। ये सिचुएशन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अगर 60 डिग्री है, ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री के बराबर होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये ट्रायंगल ले लो यहाँ पे, तो ये दोनों 30-30 हो गया। अब यहाँ पे भी ये पहले तो एक नॉर्मल डाल देते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल डालोगे तो ऐसे नॉर्मल होगा, ठीक। तो ये 30, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 120, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये दोनों 60 हो गया, तो बाकी का ये एंगल 120 के बराबर होगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा एंगल, अब इस पर ध्यान दो, यहाँ पे ये पूरा 120 के बराबर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये जो छोटू सा एंगल यहाँ पे ये है वो कितना है 30 डिग्री के बराबर है, ये चमका, यानी कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे लाइट इमर्ज करेगा मतलब बाहर निकलेगा, लेट से ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ पे लेट से एंगल ऑफ इमर्जेंस इसको ई बोल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब लाइट कितना, मतलब पहले एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा लेट से पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो सेम n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो लेट से करते हैं, ये सारा कैलकुलेशन तो मतलब गलत हो गया, तो अब अगला कैलकुलेट करें मतलब इस वाले सिचुएशन में, तो n1 मतलब √3, तो लेट से यहाँ पे करते हैं √3 इंटू साइन आई, आई की वैल्यू कितना है 30 डिग्री इजकल टू n2 1 इंटू साइन आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है ई, n1 साइन आई इजकल टू n2 साइन आर, तो ये क्या हो जाएगा √3 साइन आई की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन ई इजकल टू √3/2, तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 √3/2 के बराबर होता है, ये सही आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो रे है वो इमर्ज कर रहा है और ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। तो अब टोटल डेविएशन अपने को कैलकुलेट करना है। देखो एक यहाँ पे डेविएशन हो रहा है, दूसरा डेविएशन यहाँ पे, तीसरा डेविएशन यहाँ पे हो रहा है, 3 डेविएशन हो रहे हैं। तो जो टोटल डेविएशन होगा, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, टोटल डेविएशन जो होगा फर्स्ट डेविएशन प्लस सेकंड डेविएशन प्लस थर्ड डेविएशन, तीनों का जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन के केस में डेविएशन किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखोगे लाइट इधर जा रहा था लेकिन इधर जा गया, तो इतना डेविएशन हुआ, ये जो इतना डेविएशन हुआ वो किसके बराबर होगा, टोटल, मतलब लाइट इधर जा रहा था तो ये टोटल कितना हुआ 60 डिग्री के बराबर, मतलब आई के बराबर, माइनस ये वाला एंगल अगर कर दें तो ये जो डेविएशन डेल्टा हुआ वो निकल जाएगा। तो रिफ्रैक्शन के केस में जो डेविएशन होता है वो क्या होता है आई माइनस आर के बराबर होता है, ये टोटल आई और ये आर, तो आई डेल्टा जो होगा आई माइनस आर के बराबर होता है रिफ्रैक्शन के केस में। जब भी रिफ्रैक्शन होता है ये ध्यान में भी रखेंगे, रिफ्रैक्शन के केस में जो डेविएशन होता है
आई माइनस आर के बराबर होता है रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन कितना बराबर होता है, मतलब यहाँ पे देखो लाइट ऐसे जा रहा था, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गया तो डेविएट कितना से हुआ, इतना। ये किसके बराबर होगा, ये टोटल एंगल कितना है 2i के बराबर है, i प्लस आई 2i। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 2i। तो रिफ्लेक्शन के केस में जो डेविएशन होता है वो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है। तो रिफ्लेक्शन के केस में जो डेविएशन होता है वो 180 माइनस 2i के बराबर होता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फिर i माइनस ई वही डेविएशन। तो अब लिखते हैं यहाँ पे डेविएशन डेल वन क्या i माइनस ई, आई माइनस ई नहीं, i माइनस आर बेसिकली। i माइनस आर यहाँ पे करें तो 60 माइनस R1 की वैल्यू कितना था, R1 की वैल्यू 30 था। तो डेल्टा वन कितना हो जाएगा 60 माइनस 30 प्लस डेल्टा टू की वैल्यू लिखें तो डेल्टा टू की वैल्यू क्या, रिफ्लेक्शन वाला केस है तो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ इंसिडेंट एंगल जो कि 60 डिग्री के बराबर है, प्लस डेल्टा थ्री की वैल्यू लिखें तो डेल्टा थ्री आई माइनस आर, आई कितना है 30, आर कितना है 60। अब साइन का ऐसा नहीं कि तुम पलट दोगे, हमेशा साइन के साथ लेंगे। मतलब यहाँ पे जो, एक मिनट इसको थोड़ा खोपचे में लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह बने, हो सकता है पीछे आ जाए, कोई बात नहीं, वो हमने पढ़ लिया है। तो प्लस अब यहाँ पे लिखे, अब यहाँ आई माइनस आर ही लिखेंगे रिफ्रैक्शन के केस में। आई की वैल्यू कितना है 30, आर की वैल्यू 60। भले ही निगेटिव आ रहा है तो कोई बात नहीं, डेविएशन निगेटिव भी हो सकता है। मतलब देखो ये इधर डेविएट हो रहा है, इधर से इधर डेविएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो इधर डेविएट हो रहा है, इसलिए अपोजिट सेंस में, मतलब इधर इधर और फिर इधर हो गया तो अपोजिट सेंस में डेविएट हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। कोई बात नहीं, हम नेगेटिव साइन के साथ ही रखेंगे इसको, ठीक है। तो टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा, टोटल डेविएशन ये कितना हुआ 30 डिग्री का, प्लस ये कितना हुआ 180 माइनस 120 60 डिग्री का, और ये माइनस साइन के साथ आ रहा है माइनस 30 डिग्री, तो ये माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा प्लस 30 माइनस 30 कैंसिल, जो नेट डेविएशन होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो जो अपना नेट डेविएशन है कितना है 60 डिग्री के बराबर है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये अच्छा सवाल था, मतलब इसमें सारा ही डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिफ्रैक्शन वाला भी, रिफ्लेक्शन वाला भी, टोटल इमर्जेंट वाला भी, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस भी हमने देख लिया। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये, मतलब सारा ही कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया। अब इससे हदास नहीं होना है कि अरे भाई कैसे सवाल लेके आ गए, मतलब ये अच्छा सवाल है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर तुम्हें अभी भी डाउट है इस सवाल में तो पीछे जाओ, एक बार पीछे जाकर फिर से वीडियो देखो, या फिर पहले फिर से एक बार अटेम्प्ट करो, और नहीं सॉल्व हो रहा है तब फिर से एक बार वीडियो देखो और इसको सॉल्व करो। ये अच्छा सवाल है, ये सवाल करोगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे, एक ही सवाल से, ठीक है। आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक। थोबड़ा दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, सवाल क्या दे रखा है, द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विथ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस इज व्हाट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज दिस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कन्वेक्स लेंस मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक लीस्ट डिस्टेंस पे मैग्निफिकेशन इजकल टू 1 + d/f, और जब इमेज इन्फिनिटी पे बने तो मैग्निफिकेशन सिर्फ d/f के बराबर होता है। यहाँ पे मैक्सिमम बोल रहा है तो ये वाला केस नहीं लेंगे, लीस्ट डिस्टेंस पे जो इमेज बनता है वो वाला केस लेंगे। तो उस केस में मैग्निफिकेशन 1 + d/f के बराबर होता है। d की वैल्यू दे रखा है, f की वैल्यू दे रखा है, सिंपल चेप देंगे, d की वैल्यू 25 और f की वैल्यू 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, 1 + 10 11 हो जाएगा। हमसे मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें होता है, इसमें तो एक कम ही होता है, तो इसलिए ये वाला केस लेंगे हम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल,
द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज दिस एंड आई लेंस इज दिस। ठीक है, एफ ओ की वैल्यू क्या दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर और एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द ट्यूब दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होगा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों ही अटैच्ड है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम इजकल टू एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई। मतलब ये ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन और ये आईपीस का मैग्नीफिकेशन। ठीक, तो डी का वैल्यू क्या होता है, डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस मतलब 25 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू हमेशा फिक्स ही होती है 25 सेंटीमीटर, अनटिल एंड अनलेस प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली दिया ना हो, जो कि यूजुअली नहीं देता है, मतलब 99.999% पे नहीं देगा। डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर ही होगा। आँख खराब वराब होता है तब उसमें डी की वैल्यू चेंज होगा, पर वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा, पर उतना करता नहीं है। तो अभी तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा कभी PYQ या कहीं भी मिला नहीं है जिसमें मतलब डी की वैल्यू चेंज हो। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू कितना 20 सेंटीमीटर, एफ ओ की वैल्यू 0.5 इंटू डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता है, एफ ई की वैल्यू 1। पॉइंट हटेगा नीचे ऊपर 10 जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 जो 40, 40 इंटू 25, 4 इंटू 25 कितना होगा 100 और एक जीरो और आ जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, 1000 मतलब 1000, ये 10,000 है। सी वाला अब ये हड़बड़ी में ये नहीं मार देंगे, ये 10,000 है, 1000 थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्नीफाइंग पावर एज 32 एंड मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज मैग्नीफाइंग पावर 32 एंड आई पीस दिस। ओके, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी क्या होगा। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस के बराबर जो होता है टोटल मैग्नीफिकेशन होता है। टोटल मैग्नीफिकेशन दे रखा है कि 32 है और आईपीस का मैग्नीफिकेशन दे रखा है कि 4 है। तो एम ओ इंटू आई पीस का मैग्नीफिकेशन कितना है 4 है, तो हमसे ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन कितना होगा वो पूछ रहा है। सिंपल है, तो मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा 32/4, 8 हो जाएगा। 8 मतलब कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अगर फॉर्मूले याद हो तो सवाल सिंपल ही होते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो सवाल डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं, ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप हैज अ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस दिस एंड दिस, व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। टेलीस्कोप के केस में जब इन्फिनिटी पे इमेज बनता है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल FO/FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना होता है 200, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जो 40, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ ये सवाल मतलब समाप्ति हुआ, लास्ट ही क्वेश्चन था। ठीक, तो ठीक है, आई होप कि मज़ा आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। ये मतलब ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और मतलब काफ़ी अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है। अगर तुमने अभी तक यहाँ तक कंप्लीट किया तो मतलब बहुत अच्छे। आगे मतलब इस चैप्टर में अगर तुमने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। अगले चैप्टर पर तुम प्रोसीड कर सकते हो। अब मतलब आगे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हर तरह के जितने भी इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं सारे ही फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, कोई भी फॉर्मूला छोड़ा नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़े नहीं है। तो इतना तुमने कर लिया तो बहुत कॉन्फिडेंट रहो कि अब इससे क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ पढ़ाई करते रहो अभी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा वो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ठीक, वो जो मैंने शेड्यूल भेज रखा है, शेड्यूल दे रखा है, उससे हम 2-3 दिन पीछे चल रहे हैं अभी, कोई नहीं, उसको मेकअप कर लेंगे हम, पर सीक्वेंस जो होगा वो वही रहेगा। ठीक, जो भी रूटीन का शेड्यूल जो है मतलब इस क्रैश कोर्स का जो भी शेड्यूल है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अटैच्ड होगा, तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखो। उससे हम लोग अभी तक 2-3 दिन पीछे चल रहे हैं, कोई नहीं, उसको हम मेकअप कर लेंगे। और मतलब सीक्वेंस तुम ध्यान में रखो कि सीक्वेंस उसी सीक्वेंस में वीडियो जो होगा वो अपलोड होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।